इस बहरूपीय कोरोना के कई रूप हैं और आज आपको उसके हर रूप से हम कहीं ना कहीं जोड़ेंगे और यह सच भी आपके सामने आएगा कि वो खतरनाक रूप जिसे देखकर, जिसकी तस्वीरों को देखकर आज डर का माहौल है, उसकी सच्चाई क्या है। चीन में कोरोना से हालात खराब हो रहे हैं क्योंकि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि कोविड-19 चीन के वुहान से फैला था। हालांकि इस बात पर कभी भी एक राय नहीं बन पाई कि यह वायरस वुहान की लैब से फैला या फिर वहां के जानवरों की मार्केट से। लेकिन इतना तय था कि कोविड-19 चीन के वुहान से पूरी दुनिया में फैला है और यह वायरस एक महामारी बनकर फैला और लाखों लोगों को मौत के मुंह में लेके चला गया। अब एक बार फिर चीन में यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और इस बार चीन भी इस संक्रमण को रोकने में नाकाम हो चुका है। यह एक ऐसी वजह है जिसने भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों को परेशानी में डाल दिया है। भारत ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग बुलाई थी और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल थे और मीटिंग में पीएम मोदी की चिंता भारत को लेकर थी। उन्हें बताया गया कि फिलहाल भारत में हर रोज कोविड के औसतन 153 केस आते हैं और यहां पर पॉजिटिविटी रेट भी 0.14% है, जबकि पिछले 6 हफ्ते से दुनिया में हर रोज औसतन 5,90,000 मामले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई जानकारियों के बाद उन्होंने अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड्स बढ़ाने के भी निर्देश दे दिए। इसके अलावा कोरोना टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने पर भी ध्यान देने को कहा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जनता को मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाए। दरअसल केंद्र सरकार चीन के हालात को देखकर बहुत चिंतित है और यह सबसे बड़ी सच्चाई है। वो पहले से ही वो सारे कदम उठाना चाहती है जिससे हालात शुरू से ही काबू में रहें और सरकार को मालूम है कि जिस वेरिएंट की वजह से चीन में हाहाकार मचा हुआ है वो वेरिएंट भी भारत में मौजूद है। ये चिंता की बात है। इसलिए आज संसद में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी चीन के मुकाबले भारत के हालात को बेहतर तो बताया, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। आपको सुनना चाहिए। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुन लिया, उन्होंने तमाम आंकड़े सामने रख दिए, लेकिन जो तस्वीरें चीन से आ रही है वो डरा रही है। क्या करना चाहिए? चीन में तेजी से फैल रहे संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने व्यवहार से भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी संसद में मास्क पहनकर आए थे। हमने देखा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ मास्क पहनते हैं, बल्कि जब वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष सवाल उठाए जाने लगा था तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया था। यह वो तस्वीर है
और इसी वैक्सीनेशन ड्राइव पर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था। इस वैक्सीन को लेकर ही तमाम बातें कही जा रही थी कि इससे जिंदगी को खतरा हो सकता है, और इस भ्रम को दूर करने के लिए खुद उस कतार में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। और वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत शायद उसके बाद और तेजी से होती है, क्योंकि वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे। कोरोना संक्रमण जिस तेजी से चीन में फैल रहा है, वो दुनिया के लिए डरने वाली बात है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। WHO के मुताबिक चीन में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से मची तबाही के पीछे वैक्सीनेशन का ना होना बहुत बड़ी वजह है। और चीन में सिनोफार्म कंपनी की कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है, और चीन वो पहला देश था जहां पर सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। चीन में शुरुआत में बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाई गई, लेकिन यहां जो वैक्सीन लगाई जा रही थी उसका असर नए वेरिएंट पर नहीं हुआ, और यही वजह है कि चीन में बड़े पैमाने पर कोविड के मरीज आने लगे, और चीन में अचानक नए वेरिएंट के फैलने और वैक्सीनेशन के नाकाम होने जाने की वजह से हमने एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से भी बात की, और उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ये आपके डर से जुड़ा मामला है। उनकी जो वैक्सीन है अपटेक बहुत कम रहा है। उनकी वैक्सीन अपटेक जो है जितना होना चाहिए, जितना भारत में हुआ है उतना नहीं है। एल्डरली एज ग्रुप में और जो लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं उसमें वैक्सीन अपटेक 50 to 60% ही है, और इसलिए एक वल्नरेबल पॉपुलेशन है। तीसरा, वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि जो भी वैक्सीन उन्होंने लगाई है उनकी लोकल वैक्सीन है जिसपे कोई डेटा नहीं है। जब चाइना से डेटा इतना आता नहीं है, और इसलिए हमें कई लोगों का ये मानना है कि उनकी वैक्सीन ज्यादा कामयाब नहीं है। तो वैक्सीन कामयाब नहीं है, लोकल अपना आपको इम्यूनिटी आई नहीं लोकल नॉर्मल इन्फेक्शन के कारण, साथ साथ एक नया वेरिएंट आ गया और आपकी पॉपुलेशन वनरेबल है, तो वो बीमारी जो है एकदम फैल गई है उनकी कंट्री में। मैंने शुरुआत में कहा था कि कोविड बहरूपिया है, ये रूप बदलता है, और रूप बदलकर इस बार जो चुनौती चीन के सामने है वो इतना खतरनाक हो चुका है कि चीन उस पर काबू नहीं पा रहा है। और अब काबू अगर चीन नहीं पा रहा है तो क्या भारत के लिए चुनौती है? उसके तमाम रूप के बारे में आज आपको बताने वाले, लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि भारत में इस नए वेरिएंट से क्या स्थिति बनेगी। इसको समझने से पहले हम आपको वायरस और उसके वेरिएंट के बारे में कुछ और जानकारी साझा करके बताते हैं, क्योंकि चीन में ओमिक्रॉन का BF.7 वेरिएंट सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, और कोरोना वायरस म्यूटेट करके यानी खुद से बदलाव करके अपने अलग वेरिएंट या फिर सब वेरिएंट को बना लेता है। और ये चार्ट मेरे पास है, और चार्ट को मैं ग्राफिकली भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण फैलाने वाला असली वायरस जिसे हम SARS-CoV-2 कहते हैं ये है, और इसी वायरस में कई बदलाव होते गए, और इसी के कई अलग अलग वेरिएंट धीरे धीरे दुनिया में सामने आने लगे। इस वायरस के दुनिया भर में 7 वेरिएंट्स पाए गए हैं। इन 7 में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जिसने भारत में बहुत तबाही मचाई थी, ओमिक्रॉन जिससे अभी अमेरिका ही नहीं चीन भी जूझ रहा है, और इसने अपने रूप बदल के हर देश में कहीं ना कहीं बहुत तबाही मचाई है। उसके अलावा लैम्डा और म्यू शामिल है। WHO ने SARS-CoV-2 को इन सभी 7 वेरिएंट में से 5 को VOC यानी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न और 2 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना है, यानी कैटेगरी बांट दी है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है। लैम्डा और म्यू को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना गया है। पूरी दुनिया में इन्हीं वेरिएंट के सब वेरिएंट्स लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, यानी इनके भी जो सब वेरिएंट्स हैं वो रूप बदलकर सामने आ रहे हैं। जहां तक चीन की बात है तो चीन में इस बार ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 महामारी का कारण बना हुआ है। अब हम आपको ओमिक्रॉन के बदले हुए रूप का एक चार्ट दिखाने वाले हैं, और यह चार्ट इस वक्त मेरे हाथ पे है, और उसको हम आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक के जरिए सामने रखकर समझाएंगे। अब आप ये देखिए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बदले हुए रूप का ये चार्ट है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे पहले 2 सब वेरिएंट थे, BA.1 और BA.2। BA.1 वेरिएंट में फिर 4 बदलाव हो गए। इन 4 बदलावों में 4 नए सब वेरिएंट बन गए, जिसमें एक था BA.5। इस BA.5 वेरिएंट में 2 बड़े बदलाव होते हैं, जिसमें 2 नए सब वेरिएंट बन जाते हैं। इसमें एक है BF.7 और दूसरा है BQ.1.1।
BF.7 वेरिएंट ही चीन में बड़ा खतरा बना हुआ है और यही वेरिएंट चीन में बढ़ते मरीजों की वजह है। और इसलिए शुरू में मैंने कहा था कि यह बहरूपिया है। कोविड का जो वायरस है वो बहरूपिया है, वो बार बार रूप बदल लेता है। इसलिए वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर एक बार सवाल उठ जाता है कि क्या वाकई वो इस पर कारगर होगा। आपको हैरानी होगी जानकर कि चीन में जो BF.7 वेरिएंट बड़ा खतरा बना हुआ है वो भारत में अक्टूबर 2022 से ही मौजूद है। इससे पीड़ित मरीज तभी से मिल रहे हैं और भारत में इस वक्त कोविड केस में ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले मरीज ज्यादा हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर BF.7 वेरिएंट भारत में है तो यहां की स्थिति चीन की तरह क्यों नहीं है? तो इसका जवाब है वैक्सीनेशन। CSIR के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर राजेश पांडे के मुताबिक अगर भारत की बड़ी आबादी वैक्सीनेटेड ना होती तो ओमिक्रॉन का यह वेरिएंट BF.7 खतरनाक साबित होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओमिक्रॉन वेरिएंट को यदि हम पेरेंट ट्री मान के चले कि हाँ ये पेरेंट ट्री है, उस पेरेंट ट्री से डिफरेंट ब्रांचेस निकली हैं। उनमें से एक ब्रांच ये है, एंड जैसे पेड़ों के साथ है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी ब्रांचिंग होती है, उसी तरह वायरस के केस में भी इनकी ब्रांचिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है। तो उसमें से ही एक ब्रांच है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का, जिसको हम BF.7 कह रहे हैं। सावधान हमें रहने की बिल्कुल जरूरत है। उसमें सबसे प्रायोरिटी है कि हम मास्क की आदत जो हम थोड़ी सी कमी हो गई थी उसको हम फिर से स्टार्ट कर दें। बट जो सबसे अलग चीज या कह लीजिए कि जो हमारी तैयारी का एक आयाम है वो है कि हमारी वैक्सीनेशन बहुत अच्छी कवरेज ऑल ओवर इंडिया में रही है और उस वैक्सीनेशन में डबल डोज वैक्सीनेशन रही है। और मेरी जिनको भी मैं जानता हूं उनको यही मेरी सुझाव है कि यदि आप बूस्टर डोज लेने के लिए आपके डेट आ गए हैं तो आप बूस्टर डोज ले लीजिए। उसमें कोई किंतु परंतु वाला सिचुएशन को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि यदि हम सिर्फ वायरस की बात करें तो ऑफकोर्स इसमें पैथोजेनिसिटी या कह लीजिए कि इन्फेक्शन करने की क्षमता ज्यादा है, बट हमारा अपना सुरक्षा जितना अच्छा रहेगा उसमें हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के चांसेस कम रहेंगे। यानी जिस वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा था, लोग कटाक्ष कर रहे थे कि हमारे देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर बार बार जो आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं उस पर वाहवाही क्यों लुटाई जाए, क्योंकि चाइना में तो रफ्तार बहुत बेहतर है। आज उसी वैक्सीनेशन ड्राइव की तारीफ हो रही है और चाइना में जो जीरो कोविड पॉलिसी लागू की थी उसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे चीन में BF.7 को लेकर यही कहा जा रहा है कि यह वैक्सीनेटेड लोगों को भी कोविड का मरीज बना रहा है। ऐसे में भारत की चिंता यह है कि क्या इस नए वेरिएंट के लिए एक और बूस्टर डोज की जरूरत है। भारत में अभी तक केवल 22 करोड़ लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई है, जिसमें एक बार हम ये भी चाहेंगे कि आप भी अभी बूस्टर डोज के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि ये आपको सुरक्षित रखने के लिए है। इसलिए ये आंकड़े खुश करने वाले नहीं हैं। देश में कोरोना वैक्सीन की अभी तक 220 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 95 करोड़ लोगों ने 2 डोज ली है और इस पर एक खास रिसर्च भी की जा रही है। बूस्टर डोज लगवा चुके लोगों और बूस्टर ना लगाने वाले लोगों की एंटीबॉडीज के स्तर पर एक स्टडी की जा रही है। इसके परिणाम के आधार पर चौथी डोज को लेकर कोई फैसला भी लिया जाएगा, यानी उसके बाद जरूरत है या नहीं है उस बूस्टर डोज की, इसको तय माना जाएगा। वैसे हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्सीन डोज के 6 से 9 महीने के बीच में एंटीबॉडी वायरस के खिलाफ काम करती है और ऐसे में दूसरी बूस्टर डोज को लेकर गाइडलाइन जल्द ही आ जाएगी। हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि भारतीय वैक्सीन ओमिक्रॉन के BF.7 वेरिएंट के खिलाफ कारगर साबित हो रही है। और डीएनए में हम आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा हमें जरूरी यहां पे यह है कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग को समझें, इस वेरिएंट के खतरे को और करीब से समझ सकें और भारत में ये कितनी बड़ी चुनौती है इसे हम जान सकें। इसलिए अभी मेरे साथ डॉक्टर राकेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। डायरेक्टर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड सोसाइटी बेंगलुरु के, फॉर्मर डायरेक्टर है ये CCMP हैदराबाद के। डॉक्टर राकेश मिश्रा, ये जीनोम सीक्वेंसिंग और ये वेरिएंट, ये दो जो शब्द है बार बार परेशान कर रहे हैं लोगों को, और इस बार जो चीन की तस्वीर हम देख रहे हैं तो ये परेशानी तब और बड़ी हो जाती है जब इसका जिक्र बार बार हो रहा है। ये है क्या, ये कितनी बड़ी चुनौती, कोविड का ये कौन सा रूप? देखिए, चुनौती नहीं है, हमारे लिए एक टूल है जिससे कि हमको वायरस के बारे में और अच्छी तरह से पता चलता है।
तो वायरस का जो मेन मटेरियल होता है उसके शेल के अंदर, वो उसका आरएनए होता है, जिसको कि हम वायरस का जीनोम बोलते हैं। वो 30,000 न्यूक्लियोटाइड्स उसके अंदर होते हैं, 30,000 लेटर्स होते हैं, आप ऐसे बोल दीजिए। और वो जो है जब वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है तो उसके बीच में थोड़े म्यूटेशन या परिवर्तन होते रहते हैं रैंडमली, और वही वायरस का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि थोड़े दिनों में उसके अंदर इतने परिवर्तन आ जाते हैं कि वो फिर से आदमी के अंदर इन्फेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम फिर पहचान नहीं पाता है। और इसी म्यूटेशन से वायरस नए नए प्रॉपर्टीज भी एक्वायर करता है कि और तेजी से फैल सके और इम्यूनिटी को स्केप कर सके, तरह तरह की नई प्रॉपर्टी ऐसे गेन करता है। तो हम जब वायरस को डिटेक्ट करते हैं तो डायग्नोस्टिक से पता चलता है कि कोविड वायरस है, लेकिन हमको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा वेरिएंट है ये। उसके लिए हमको उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। तो वो जो है एक सर्विलेंस का बहुत अच्छा तरीका है, और जीनोम सर्विलेंस हमको ये भी पता चल जाता है कि ये वायरस किस वायरस से जुड़ा हुआ है, किस शहर से आया, किस दिशा में आया हुआ है, और हमको अलग अलग वेरिएंट की इन्फेक्टिविटी और उनके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में धीरे धीरे जानकारी रहती है। तो सीक्वेंस पता चलते ही हमको मालूम हो जाएगा कि ये वायरस कुछ बदल रहा है कि पुराना वाला है, कि हमको इसके साथ क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी शहर में अचानक केसेस बढ़ गए, तो आप जाके उसको देखेंगे कि ये कोई नया वेरिएंट निकला जीनोम सीक्वेंसिंग से, या कि पुराना ही वेरिएंट है, लोगों ने पार्टी ज्यादा किया, सेलिब्रेशंस किए, भीड़ ज्यादा किया, इसकी वजह से बढ़ा है। और अगर नया वेरिएंट है, इसका मतलब हुआ कि ये नई चीज आई है और ये नॉर्मल सिचुएशन में भी ज्यादा इन्फेक्टिविटी है, इसलिए। तो इससे हमको पता चल जाता है कि हमारी सिचुएशन क्या है, और उस हिसाब से तरीका हम अख्तियार करते हैं। अब जैसे कि अगर पुराना वेरिएंट भीड़ की वजह से बढ़ा, आदमी के आदतों से बढ़ गया, उनकी एक्टिविटी से बढ़ा, तो उसका अलग तरीका है। और नया वेरिएंट है तो हमको फिर नई तरह से उसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर मिश्रा, BF.7 जिस वेरिएंट का जिक्र हो रहा है, जो चाइना में बहुत तबाही मचा रहा है, क्या ये वेरिएंट इंडिया में आ चुका है? क्योंकि कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट ऑलरेडी इंडिया में है, और अगर आ चुका है तो क्या ये भारत के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है? ये जो BF.7 है, ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, तो उससे बहुत अलग नहीं है। और ये इंडिया में भी अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं 5-6 केसेस की, और मेरा जहां तक ख्याल है कि ये पहले से ही और भी ज्यादा होगा, क्योंकि हमने सर्विलेंस कम कर दिया था, तो हमको उतनी ज्यादा अप टू डेट एग्जॉस्टिव जानकारी नहीं है। लेकिन अमेरिका में, यूरोप में भी ये पहले से देखा गया है। तो जहां तक BF.7 का सवाल है, इससे हमको बहुत ज्यादा परेशान या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही एक स्वरूप है जो उससे काफी मिलता जुलता है। तो हम ओमिक्रॉन की वेव से गुजर चुके हैं, हमारे पास उसकी हाइब्रिड इम्यूनिटी भी है ज्यादातर पॉपुलेशन में, तो इससे हमको कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये वेरिएंट और भी म्यूटेट होगा अब चाइना में, क्योंकि चाइना में बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो वहां पे इसका एक नया स्वरूप आएगा। अगर वो इस हद तक बदल जाता है कि वेरिएंट से, ओमिक्रॉन से बहुत ज्यादा अलग हो जाए, तो फिर उससे थोड़ा हमको सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए सबसे मतलब सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं कि हम सर्विलेंस को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें, जीनोम सीक्वेंसिंग करके पता करते रहें कि BF.7 ही है या पुराना कोई वेरिएंट है या कोई नया वेरिएंट निकल के आ रहा है। और कहाँ अगर कहीं पे तेजी से केसेस बढ़ते हुए मिल रहे हैं, तो वहां पे कोई उसके साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग से हमको नया वेरिएंट दिख रहा है, इसका मतलब है कि तब कोई चिंता की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर मिश्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आपने जिस तरह से हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया, ये हर्ड इम्यूनिटी डेल्टा वेरिएंट में हमने हिंदुस्तान में बहुत तबाही देखी, भारत में हमने देखा कि क्या स्थिति थी। अब चाइना में जो BF.7 के बाद जो डिजास्टर या फिर वो तस्वीर जो काफी ज्यादा पीड़ा वाली तस्वीर है, उन तस्वीरों को देख रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि भारत में लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी बूस्ट हो चुकी है, और दूसरी तरफ चाइना में ये नहीं हो पाया, जिस वजह से BF.7 बहुत तबाही मचा रहा है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। हर्ड इम्यूनिटी का उसको आप बोलेंगे हाइब्रिड इम्यूनिटी, क्योंकि हमको वैक्सीन हमको लगी हुई है ज्यादातर पॉपुलेशन में, और उसके बाद ओमिक्रॉन का एक्सपोजर भी हुआ है, डेल्टा का एक्सपोजर पहले काफी लोगों को हुआ है। डेल्टा टाइम में हमको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, बहुत सी जानें गंवाई हमने, लेकिन अभी जो है हम बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में हाइब्रिड इम्यूनिटी की वजह से। और ये जो करंट वेरिएंट है, इससे हमको उतना डरने की जरूरत नहीं। चाइना में क्या हुआ कि इन्होंने फर्स्ट वेव के बाद
इतना ज्यादा सख्ती कर दिया कि वायरस का फैलना बिल्कुल बहुत ही कम हो गया। तो उन्होंने अभी तक सेकेंड थर्ड वेव नहीं देखा है। तो उससे और लेकिन इस बीच में अगर वो ऑस्ट्रेलिया और लोगों की तरह से अपना वैक्सीनेशन अच्छा कर लेते तो शायद वो मजबूत स्थिति में रहते, लेकिन उन्होंने वैक्सीनेशन ठीक से नहीं किया। सिर्फ वर्कफोर्स का वैक्सीनेशन किया। जो सीनियर सिटीजन से 80 ईयर से ज्यादा, 60 ईयर से ज्यादा, उनमें काफी लोग या तो बिल्कुल ही वैक्सीनेट नहीं है, बहुत कम वैक्सीनेट हैं, एक ही डोज है, और उनकी वैक्सीन भी ऐसा सुनने में आता है कि उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए चाइना इतनी खराब सिचुएशन में है कि जो हम सेकेंड वेव देख रहे थे, आज उसी का सामना वो कर रहे हैं ओमिक्रॉन से। ओमिक्रॉन डेल्टा से बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, तो इनको ये वेव इतनी तेजी से आएगी कि इनके पास हॉस्पिटल और आईसीयू इन सब की बहुत बड़ी समस्या अगर ऑलरेडी हो रही है, नहीं तो और भी होगी। वो अगर यही चीज धीरे धीरे होती, इन्होंने जीरो कोविड नहीं लिया होता और वैक्सीनेशन किया होता, तो ये चीज धीरे धीरे होती और हॉस्पिटल्स वगैरह उसको डील कर लेते। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली चाइना बहुत ही खराब हालत में है। अच्छा, मैं लास्ट पॉइंट जो समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने लॉकडाउन का जिक्र किया, यानी ये माने कि भारत में जिस तरह से लॉकडाउन हटाने का जो प्रोसेस किया गया स्टेप बाय स्टेप, वो वाकई बहुत सकारात्मक कदम था। दूसरा पॉइंट, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो इंडिया में रहा वो चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहा। मतलब उस वक्त उसकी तारीफ जरूर हो रही थी चाइना की, लेकिन हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने ये दिखा दिया कि हमारे यहाँ जो है कोविड से लड़ने की क्षमता ज्यादा थी, और यही इंपैक्ट है। क्या ये दोनों माने हम? एकदम सही है। देखिए, कोविड पॉलिसी आप इतनी सख्ती करके नहीं चला सकते हैं। ये वायरस इतना इन्फेक्शन है कि ये आप नहीं सोच सकते हैं कि ये हम नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। ये वायरस रहेगा, लेकिन हम अब मजबूत स्थिति में आ गए क्योंकि हमारे पास एक इम्यूनिटी का बेस बन गया है। छोटे मोटे ऐसे केसेस आएंगे और उसका अगर हॉस्पिटल में अच्छी तरह से अटेंड किया गया तो उससे कोई समस्या नहीं होगी, और वैक्सीनेटेड पर्सन को सिम्टम्स भी बहुत ही मामूली होंगे। तो हम बहुत अच्छी सिचुएशन में। जीरो कोविड पॉलिसी कोई भी एक्सपर्ट उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। वो पहली चीज तो लोगों को तकलीफ होती है, दूसरी चीज ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप आइसोलेटेड, दुनिया इतनी छोटी हो चुकी है, इतना ट्रेवल बढ़ गया है हर चीज, कि आप ये नहीं सोच सकते कि हम इंसुलेट होकर एकदम से अलग रह जाएंगे। तो उन्होंने गलत पॉलिसी इस्तेमाल किया और उसका अब खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, और बाद में फिर वो भी वैक्सीन और हाइब्रिड इम्यूनिटी के साथ उभरेंगे बाद में। लेकिन अभी तो जो हिंदुस्तान ने किया वो बहुत ही सही था। सेकेंड वेव के बाद हमारी इफेक्टिव जो वैक्सीन की एफिशिएंसी थी और जिस तरह से मेजर्ड वे में लॉकडाउन लगाया गया है, उससे हम इस हालत में आ गए कि हमको हमारी लाइफ डिस्टर्बेंस की चांसेस बहुत ही कम हैं। हम मास्क पहने रहें, जिन्होंने बूस्टर नहीं लगाया वो बूस्टर लगवा लें, और सरकार जो जिस तरह से सर्विलेंस कर रही है, अगर ये तीन चीजें हम करते हैं तो हमको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश मिश्रा हमसे जुड़ने के लिए। और हम यही कोशिश करते हैं और लगातार कर भी रहे हैं डीएनए के माध्यम से भी, कि आप इस कोविड की परेशानी में घबराए नहीं। इसलिए जो जरूरी जानकारी है वो आप तक पहुंचे। इसलिए इस BF7 वेरिएंट के बारे में भी आपको जानना जरूरी था, और ये भी समझना जरूरी था कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवाया है, उस ड्राइव में आप हिस्सा रहे, यानी आप वैक्सीन ले चुके हैं, तो आप इससे लड़ सकते हैं। और यही वजह है कि भारत की आज सराहना हो रही है।